and you will also enjoy guys like offline class. Okay. Now beta, in the last class, as we had a discussion about the types of the bond, now we are starting with the next portion of it, that is the valence shell electron pair repulsion theory. हाइब्रिडाइजेशन को इसी के साथ ही हम डिस्कस करते चलेंगे, मतलब मैं लॉन पेयर वाले क्वेश्चंस भी साथ ही लूंगी along with your valence bond theory और valence shell electron pair repulsion theory को क्लब करके चलेंगे. तो is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Thank you, thank you. So in the valence shell electron pair repulsion theory, the few of the postulates are there that I am going to discuss first. Then we'll start with the steric number. And after that, we'll go to the respective hybridizations. So in the valence shell electron pair repulsion theory, what happened is, जो आपका सेंट्रल एटम है, पहली बात तो सेंट्रल एटम बोलते किसको है? इफ यू आर हैविंग द एनी ऑफ द फॉर्मूला, हाउ यू पीपल आर गोइंग टू डिसाइड विच इज अ सेंट्रल एटम? तो सेंट्रल एटम वुड बी द वन विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, जो सबसे कम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. तो सेंट्रल एटम को क्या करना होता है? सेंट्रल एटम को जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उस हिसाब से हमारी ज्योमेट्री उस कंपाउंड की डिसाइड होती है. तो आप इसको इस सेंस में लिखो, दैट इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, नो नीड टू राइट डाउन द पोस्टुलेट, जस्ट आप इसे समझ लो. द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, और वो भी कौन से? नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Unpaired electrons present in the valence shell of central metal atom. Valence shell of central atom, you can say. मेटल एटम बोलेंगे तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा. सेकेंड थिंग, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, अगर कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इट विल कंबाइन विद द 4 ऑफ द अदर स्पीशीज टू हैव अ टोटल ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन ना. लास्ट क्लास में हमने ये सीखा है, हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये सीखा है ना हमने लास्ट क्लास में. तो ज्योमेट्री किसी कंपाउंड की डिपेंड करेगी कि उसके सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, और कितनी स्पीशीज के साथ इसको बॉन्ड बनाना है ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं. उसके बाद है कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जब वो बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? वो दे एक्सपीरियंस द रिपल्शन. ओके, दे एक्सपीरियंस द रिपल्शन. और जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? लॉन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, देन लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, एंड देन इज अ बॉन्ड पेयर. दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिपल्शन फॉलोड बाय द मॉलिक्यूल्स. जिसमें लॉन पेयर नहीं है तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर देख लीजिए, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी नहीं है तो लास्ट में फिर ये आ जाएगा. थर्ड थिंग इज, जो आपकी रिपल्शंस होती हैं, दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल. That decreases with the increase in the bond angle. Bond angle के बढ़ने से repulsions क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी. ठीक है. Obviously अगर इलेक्ट्रॉन पेयर पास है तो they will repel to a great extent, and if they are not so much close to each other तो उसमें repulsions कम हो जाएंगी. और रिपल्शंस आफ्टर 100 डिग्री तो कंसिडर ही नहीं करनी है हमने किसी भी ज्योमेट्री में. 100 डिग्री से अबव का अगर आपके पास बॉन्ड एंगल हो, अबव 100 डिग्री या 100 डिग्री के बाद की रिपल्शंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो दिस इज द थ्योरी सेज. अब हम इसका लेके चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के पर्सपेक्टिव में. मैं जैसे आपको पता है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन यू पीपल हैड डन, तो मैं दोनों को लॉन पेयर वाली स्पीशीज को और बॉन्ड पेयर वालों को क्लब करके चलूंगी इकट्ठा हाइब्रिडाइजेशन में. तो हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है?
हाइब्रिडाइजेशन है प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दो तीन बातें हम इसमें समझ के चलेंगे, वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स। तो हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। अब क्या सारे ही ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं? नहीं, इंटरमिक्सिंग के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो है कि उनकी एनर्जी होनी चाहिए सिमिलर। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिमिलर एनर्जी, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी। अगर एग्जैक्टली सेम एनर्जी है फिर तो हाइब्रिडेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो सिमिलर एनर्जी मतलब ऐसा ना हो कि कोई बहुत कम एनर्जी का दूसरा बहुत ज्यादा एनर्जी का है तो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है ना। 2s में 2p को मिक्स कर सकते हो, 2s में 5p की हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग नहीं हो सकती है। सेकेंड थिंग इज कि उनकी जो सिमेट्री है ओवरलैप करते हुए सिमेट्री मैच होनी चाहिए, तब हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है ना। प्लस वाला जो पोर्शन होता है क्रेस्ट वाला, वो क्रेस्ट वाले में मिक्स हो, ट्रफ वाला ट्रफ वाले में मिक्स हो, तो दिस इज अ हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स है पहले तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनकी सिमिलर एनर्जी है, सेम सिमेट्री है। और सेकेंड थिंग इज जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे तो आपके पास सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, और वो भी सेम एनर्जी एंड शेप के, सेम एनर्जी एंड द शेप। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो डेफिनेशन कोई नहीं आपसे पूछेगा, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। Otherwise, again, I am repeating, this is a process of intermixing of the orbitals. What orbitals will intermix? Which are having the similar energy. बहुत ज्यादा difference नहीं होना चाहिए energy का। And second thing is कि उनकी symmetry भी एक जैसी होनी चाहिए, symmetry match करनी चाहिए। And after the hybridization, they will give the same number of orbitals, जितने mix हुए उतने ही नए बनेंगे। And at the end, they would be of the same energy and the same shape. Okay, is that clear? Now we are going to start the hybridization with the first, that is a sp3। थोड़ा इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट इज a sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर होता है 4। नाउ व्हाट इज दिस स्टेरिक नंबर मैडम? तो स्टेरिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनका सम होता है स्टेरिक नंबर। ओके, अभी मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ मिथेन की। अदरवाइज एवरीबडी नोज कि इफ यू आर हैविंग द एल्केन, ऑल द एल्केन्स आर हैविंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। तो मिथेन की एग्जांपल से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद मैं विदाउट बॉक्स डायग्राम करवा दूंगी आपको, वो हो जाएगा आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके। तो मिथेन को बोलेंगे AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा व्हाई आई एम राइटिंग इट एज अ AB4 टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल? ए यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बी यहाँ पे सराउंडिंग एटम है, और यहाँ पे बी है हाइड्रोजन यानी कि मोनोवेलेंट एटम, दीज आर द हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन आई एम टेकिंग फर्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज द 6। तो द वैलेंस शेल configuration of the carbon is 2s2 2p2। do you remember कि we have to consider the valence shell electrons, and that is also unpaired electron that you have to consider in order to go for the geometry। तो this is a 2s2। सेकेंड वाला जो है आपका 2s, उसमें 2s भी होता है 2p भी होता है। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा how to fill the 2 electrons in the 3 orbitals? You know from the Hund's rule you have to fill the single electron first, then you have to give the pairing। So this is a ground state. Now is a excited state. In the excited state, this electron will shift. Now the question is why this electron is shifting? What is the reason behind that? How this is getting this energy? अब बच्चे बोल देते हैं कि मैम इसको एनर्जी मिली तो ये चला गया। अब एक्चुअली में all this is happening at a room temperature। अब होता क्या है? The 2 electrons are negatively charged here. Every electron is a negatively charged. So 2 electrons which are present in the 2s orbital, they experiences the force of repulsions। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि जब रिपल्शन होती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाता है। अब मिथेन के फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या था कार्बन में कि यहाँ पे जो रिपल्शंस थी, अब 2s और 2p में ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम है। तो अगर रिपल्शन से आपका कार्बन डीस्टेबलाइज हो रहा था मिथेन की फॉर्मेशन की तरफ,
तो उसने क्या किया, ड्यू टू द लेस एनर्जी गैप ये रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया सी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, दिस इज अ 2s and 2p। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर तो पहले ही अभी हम इसी में हाइड्रोजन मिक्स कर दे, एक एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया जिसको मैं क्रॉस लगा रही हूँ, तो आप कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन 4 ज्वाइन करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बॉन्ड तो कार्बन का बना, देखो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, एवरीवेयर हाइड्रोजन इज हैविंग द 1s1। एक बॉन्ड तो बना होगा 2s ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन के बीच, ये वाला। बाकी के 3 बने होंगे कैसे, बाकी के 3 बने होंगे 2p ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन के बीच। तो मीथेन को कैसे बन के आना चाहिए, मीथेन को बन के आना चाहिए कि 3 बॉन्ड तो है एक जैसे और एक बॉन्ड अलग है। बट एक्चुअली में जब मीथेन के मॉलिक्यूल को स्टडी किया गया तो व्हाट वी हैव सीन, all the 4 bond lengths of the methane are same, all the 4 bond lengths of methane are equal. So in order to explain all the 4 same equal bond lengths of methane, the concept of the hybridization came। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ही नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले जो आपका 2s and 2p ऑर्बिटल था, these 2s and the 2p orbitals which were of the different shape and the different energy, सबसे पहले ये होते हैं आपस में हाइब्रिडाइज यानी कि मिक्स। तो सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन ये ना s रहते हैं ना p रहता है, इनका न्यू नेम बन गया, ये बन गए sp3। ठीक है, तो जब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए तो इन चारों के पास क्या है, इन चारों के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो तो ये 4 ऑर्बिटल जो फॉर्म हो गए उनमें इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन भी होगी। तो सबसे पहला स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप होता है मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन। एंड द सेकेंड स्टेप इज अ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अब वो आपके एक फिक्स ज्योमेट्री में आ जाएंगे ताकि लेस रिपल्शन हो। ये होते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिक्स होके आते हैं। आप 2s में मिक्स करोगे 2p को, ये 2p ऑर्बिटल थे, आप इसको मिक्स करोगे 2s और 2p को, तो 3 ऑर्बिटल ये 1 ये 4 मिक्स हुए तो 4 ही नए बनेंगे। ठीक है, अब इनका नाम क्या होगा sp3। इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये रिपल्शन फेस ना करें तो पहले वो करेंगे अपने आप को स्पेस में एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में एडजस्ट। और ये ज्योमेट्री एक मैथमेटिकल ज्योमेट्री है, जैसे जिसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हो, उसी से बना आगे टेट्राहेड्रल। ये प्लस है, बड़े वाली लॉब्स बोलते हैं इनको, ये छोटे वाली लॉब्स क्या है, ये माइनस है। तो आप सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, एवरीवेयर देयर इज अ 1 इलेक्ट्रॉन। अब मीथेन के 4, कार्बन के पहले तो अभी तो मीथेन नहीं बना है, कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, इन ऑर्डर टू अवॉइड द अट्रैक्शन और रिपल्शन पहले एक फिक्स ज्योमेट्री में आ गए, जो ज्योमेट्री कुछ ऐसी लगती थी, देखो ऐसे, दिस टाइप। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होती है। अब टेट्राहेड्रल में एंगल कितना था, 109.5 डिग्री लिख सकते हो या 109 डिग्री 28 मिनट लिख सकते हो। 28 मिनट यानी कि अप्रोक्सीमेटली बेटा 30 मिनट, 30 मिनट आपका हो गया हाफ डिग्री, तो इसको 0.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जब ये 4 ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज हो गए, उसके बाद आया थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और फिर हुई बॉन्डिंग। तो थर्ड स्टेप था बॉन्डिंग। ये इतना सारा थ्योरी मैंने मीथेन के पीछे सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया था। तो 3-4 बातें मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। The concept of the hybridization can easily explain all the 4 equal bond lengths of CH bonds in methane. The steps are, the first step is a hybridization, that is a intermixing takes place. Second step is a orientation, and the third step is your what? Third step is your bonding. पहले एक एनर्जी के हुए, फिर स्पेस में जाके अरेंज हो गए और उसके बाद उनका बॉन्ड बन गया। तो ये हुआ मिथेन के केस में और बॉन्ड एंगल आया 109.5 डिग्री। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मिथेन के केस में HCH जितने भी बॉन्ड एंगल हैं 6 होते हैं, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, इसमें
देखो ये वाला और ये वाला, तो टोटल 6 टेट्राहेड्रल होते हैं। ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। अब बताओ कि मीथेन के मॉलिक्यूल में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? एनीबडी कैन रेज द हैंड एंड गिव मी आंसर कि इफ bond angle is 109.5 degree in methane, would there be the force of attraction or repulsion? सुहानी बताओ बेटा। मैम अट्रैक्शन। सुहानी को लगता है अट्रैक्शन। एनीबडी एल्स? बेटा क्लास पार्टिसिपेशन नहीं करोगे तो फिर तो समझ मुझे नहीं आएगा कि आपको समझ आ रहा है। आरुषि बताओ। अट्रैक्शन। हाँ जी, बच्चों को लग रहा है अट्रैक्शन होगा, पर आप इस बात को समझो, अगर इसमें अट्रैक्शन, हाँ जी बताइए साहित्य शुक्ला, बोलो बेटा। चलो जी, मैक्सिमम चार्ट बॉक्स में भी आंसर अट्रैक्शन ही आ रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हाँ बोलना है बेटा आपको आंसर साहित्य। यस मैम, रिपल्शन होगा मैम इसमें। रिपल्शन होगा, चलो साहित्य को रिपल्शन लगता है। अब मेरी बात समझो ध्यान से। मैंने आपको क्या कहा, कार्बन के 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए और स्पेस में एक ऐसी पोजीशन पे आ गए ताकि उसमें अट्रैक्शन रिपल्शन ना हो। बच्चा अगर उसमें अट्रैक्शन होता तो बॉन्ड एंगल 109 पे आके स्टॉप क्यों करता? फिर तो वो और पास आता और बॉन्ड एंगल इसका कुछ कम होना चाहिए था। अगर वो रिपल्शन होती तो बॉन्ड एंगल इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए था। अगर तो पेपर में वो क्वेश्चन पूछता कि मीथेन का एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 है, पर आप 107 पे बताओ क्या होगा या 112 पे बताओ क्या होगा, तब तो आप अट्रैक्शन रिपल्शन बताते। जो ज्योमेट्री का कोई बॉन्ड एंगल फिक्स हो गया तो दैट मीन्स उस पोजीशन पे आके आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। स्टेबल क्यों हुआ है कि अब उसमें ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं ऑर्बिटल, ये ब्लू कलर वाले ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो स्पेस में अपने आप को पहले इस तरह से टेट्राहेड्रल पोजीशन में रखते हैं, 109 पे आते हैं ताकि उनमें कोई रिपल्शन अट्रैक्शन ना हो। उसके बाद उसका हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है। तो आंसर आना था नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, और ये यहाँ पे आके इसीलिए रुका है। इज दैट क्लियर बेटा, जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं? यस यस मैम। ओके जी, थैंक यू। तो इज इट क्लियर नाउ कि सबसे पहले मिक्सिंग होगी, उसके बाद स्पेस में जाके एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएंगे, और थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में होगा उनका सराउंडिंग यानी कि बॉन्डिंग। चलो आप थोड़ा लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न से क्वेश्चन की कैसे कैसे आते हैं। स्टेरिक नंबर 4 में मिथेन मैंने पढ़ा दिया है। Steric number 4 again I am having, and now I am having the example of the AB3L. AB3L का बेटा क्या मीनिंग है? A सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, और एग्जाम्पल है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया का क्वेश्चन आया था वो अट्रैक्शन और रिपल्शन की सेंस में। अमोनिया के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम। अब मैं बिना बॉक्स बनाए बना रही हूँ क्योंकि अब सबको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 है, 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सॉरी ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें लेना देना है, 5 से काम चलाएंगे इसके ये वाले, ठीक है जी। तो बेटा जी इसके 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 तो लग गए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाते हैं तो ये तो एक एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब बाकी हमारे पास क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर या हम इनको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर। और ये जो आपके हैं ये एक्चुअली में डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब स्पेस में थोड़ा फैले होते हैं, जैसे सर पे बलून की तरह है इसके, ठीक है ना, मतलब थोड़ा डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मतलब है थोड़ा फैला हुआ है ये। तो ये इस पे इसी का होल्ड है ना नाइट्रोजन का, ये तो 2 एटम्स के बीच पे है नहीं, तो ये थोड़ा सा फ्री होता है। तो ये हो गई। अब बच्चा जब तक इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अभी भी कितने हैं? अभी भी हैं इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। जब तक इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बच्चा जी, तब तक ये रहेगा sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। पर अब यहाँ पे आ गया एक नया कंसेप्ट। वो नया कंसेप्ट क्या है? लॉन पेयर का।
पिछले एग्जाम्पल में नहीं था। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगी वो होगी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो बेटा जब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी तो हम हवा में तो बॉन्ड एंगल देख नहीं रहे, हम तो बॉन्ड एंगल ये वाला देख रहे हो जो बॉन्ड्स में बना है। ये तो फैला हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री है न्यूक्लियस से, घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से कम हो जाएगा, इसीलिए ज्योमेट्री के नाम के आगे लग जाता है डिस्टॉर्टेड। टेट्राहेड्रल कब था? जब 109 था। अब ये हो गया कम होके 107 डिग्री। ठीक है, और ये क्यों कम हुआ? क्योंकि इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन थी बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे। इसने बेटा इसको पुश किया तो इसने इसको पुश किया, तो यहाँ पुश हो गया, इधर से भी पुश लग रहा है, इधर से भी पुश लग रहा है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया, 107 रह गया। अब अगर इसका पूछा जाता है 107 पे नेट अट्रैक्शन है तो रिपल्शन है, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, अमोनिया का क्वेश्चन था वो। अमोनिया के केस में अगर 107 बॉन्ड एंगल नेट रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का आ गया तो दैट मींस इतने पे आके वो स्टेबल हो रहा है मॉलिक्यूल, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है। अब इसमें जब भी लॉन पेयर होगा तो आप बात करोगे शेप की भी, शेप के बारे में भी इसमें डिस्कशन होगा। शेप जब आप लिखोगे तब लॉन पेयर को नहीं देखना है, तो सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर ही डिसाइड करेंगे। इसकी शेप है पिरामिडल। ठीक है, तो दिस इज अ पिरामिडल, तो दिस इज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्टेरिक नंबर 4। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, शेप क्या है, पिरामिडल, या इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हो, एंड बॉन्ड एंगल क्या है 107 डिग्री। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मॉलिक्यूल हैं तो पढ़े हुए हैं आपने। अब फिर से स्टेरिक नंबर 4 अभी भी चल रहा है। मॉलिक्यूल की टाइप बदल जा रही है, AB2L2। AB2L2 का मतलब है दो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर। अभी तक दो बॉन्ड पेयर दो लॉन पेयर वाला केस आ गया दिस टाइम। एग्जांपल है बेटा वाटर मॉलिक्यूल। फिर से बिना बॉक्स लगाए डायग्राम बना लो। ऑक्सीजन 2s2 2p4, हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन से मतलब है। दो मोनोवेलेंट लगे हैं तो दो तो लगा दो हाइड्रोजन। ठीक है, दो लगा दो लॉन पेयर। बेटा जी अब एक और रिपल्शन आ गई, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर तो और ज्यादा है, तो ये रिपल्शन होगी, फिर यहाँ पे रिपल्शन होगी, तो बॉन्ड एंगल और कट जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री रह जाएगा, 107 से भी कम हो गया। अब इस केस में बॉन्ड एंगल क्योंकि अभी भी 109 नहीं है, तो दैट वुड बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, अभी शेप की बात करें तो लॉन पेयर नहीं देखेंगे। ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको एक इन्वर्टेड वी की तरह ही तो लग रहा वी है। शेप। बिल्कुल जी, तो शेप में बेटा बेटा आप इसको वी शेप्ड भी बोल सकते हो, या शेप में यू पीपल कैन कॉल इट एज अ एंगुलर, or you can call it as a bent also. So all the three names are correct. So these are the shapes and these are the three cases of tetrahedral. sp3 में ab4, ab3l and ab2l2. If it is clear to you, then give me a thumbs up. Okay. Now I am shifting this slide and I'm going to write the 4 to 5 of the molecule and you have to arrange them कि किसका क्या होगा। चलो जी बेटा, अब उठा लो अपना कॉपी और पेन। पहला मॉलिक्यूल है BF4 नेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल है H3O प्लस, थर्ड मॉलिक्यूल है बेटा जी ClO4 नेगेटिव, फोर्थ मॉलिक्यूल है बेटा ClO3 नेगेटिव, फिफ्थ मॉलिक्यूल है ClO2 ये प्रीवियस ईयर भी ले लिए मैंने सारे इसमें। सिक्स्थ मॉलिक्यूल है SO4 नेगेटिव। अब मैं कोऑर्डिनेशन स्टेरिक नंबर 4 पढ़ा रही हूँ, तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि सबका आंसर टेट्राहेड्रल ही आएगा, पर इसमें से कौन सा वाटर टाइप है, कौन सा अमोनिया टाइप है और कौन सा मिथेन टाइप है, ये आपको ढूंढना है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ बेटा, करो ट्राई, कॉपी उठा के, शाबाश, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके ट्राई करो। I am giving you the 2 minutes. Please try.
Okay, yes. I think everybody has done their part. So can we start discussing, beta? Okay जी. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल देख रहे हैं हम. द फर्स्ट इज अ आयन हियर. दिस इज अ B4 नेगेटिव. बेटा इसको देख के थोड़ा सा तो इतना आइडिया आपको आ रहा होगा कि ये कुछ ऐसा ऐसा होगा कि पहले तो BF3 है और इसमें एक F नेगेटिव है ना, कुछ ऐसी स्पीशीज है ये. अब BF3 और F नेगेटिव कुछ ऐसा लग रहा है. अब बोरॉन आप बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना के चलो, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रही हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कभी आपको मिस्टेक नहीं होगी किसी की भी. बोरॉन क्या है देखो, बोरॉन 2s2 और 2p1 है, ऐसे बनाया करो. तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है. इस इलेक्ट्रॉन को तो हम प्रमोट कर देंगे ना. अब जो 2s2 दिखाई दे रहा था उसको आप एक्साइटेड स्टेट में ऐसे लिख दो, ऐसे. तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा 2s1 और 2p2. ये एक्साइटेड स्टेट आ गया. तो यानी कि 3 तो फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा. हर एक फ्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब एक स्पीशीज है F नेगेटिव. कितने स्टूडेंट बता सकते हैं कि F नेगेटिव के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलिए. 0. बेटा मैंने उसकी वैलेंसी नहीं पूछी. अगर मैं वैलेंसी पूछती तो आप बोल सकते थे 0. मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हम 8 हो गए पूरे. 8 है. वेरी गुड, वेरी गुड. F होता है 2s2 एंड 2p5. और अगर F नेगेटिव होगा तो बच्चा 2s2 एंड 2p6 होगा. जिस बच्चे ने 0 बोला है उसने शायद वैलेंसी बोल दिया है. बट दिस इज हैविंग द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है. तो इसने क्या किया बेटा, इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. अब ये डोनेट करने के बाद तो कोवलेंट बॉन्ड ही हो जाता है. बहुत अच्छे से तुम लोगों ने ये बात समझी है. तो पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, पर डोनेट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंटर में आ गए. तो अब इसके पास एक है, इसके पास एक है. मैं ना ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन काउंट कर रही हूँ बोरॉन का, ध्यान से देखना. जब ये बॉन्ड बन गया तो एक इसका यहाँ से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है. तो इसका मतलब है अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन. 4. नॉर्मली बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं वैलेंस शेल में. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लगा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे नेगेटिव चार्ज. तो वी पीपल कैन ड्रॉ अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर. ओके, तो दिस इज, आप नेगेटिव चार्ज को कंप्लीट स्ट्रक्चर के ऊपर लगा देना बेटा. Have you noted it down? Is that clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay जी, thank you. तो दिस इज अ BF4 नेगेटिव. और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि कोवलेंट एंड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बनने के बाद आप नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो आप इसको किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हो. यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे. इट्स ओके, ऑल द साइड्स आर सेम. अब देखो, अब तो ये क्या बन गया? sp3 बन गया, मतलब टेट्राहेड्रल बन गया, यानी कि ये मिथेन वाली टाइप हो गई. दिस इज हाउ यू पीपल आर चेकिंग कि ये किस टाइप का है. तो फर्स्ट तो क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को. Yes, ma'am. चलिए सेकंड वन वी आर गोइंग टू ट्राई नाउ. ये सारे एग्जाम बेस्ड हैं, मिथेन नहीं पेपर में पूछा जाएगा, इतना आसान. H3O+, इसको भी शॉर्ट से करेंगे. H3O+ कैसे लग रहा है आपको? एक तो वाटर होगा और एक H+ होगा. तो वाटर की स्ट्रक्चर तो सब बच्चे जानते हैं, अभी मेरे साथ बना के आए हो. तो बेटा दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. अब H+ है. H+ का क्या मतलब है? मैं ये फ्लोरीन वाला पोर्शन थोड़ा लब रब कर रही हूँ, फ्लोराइड और F वाला. बेटा हाइड्रोजन इज हैविंग 1s1. अगर H+ है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, तो दिस इज 1s0, मतलब ये एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास. तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, एक लॉन पेयर ये डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को.
इस बार भी बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, पर अब की बार ऑक्सीजन ने यानी कि सेंट्रल एटम ने डोनेट किए किसको, H को। H3O प्लस जो आपका हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ से एक डोनेशन होगा। अब फिर से मैं ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन काउंट कर रही हूँ ऑक्सीजन का। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो सोलली ऑक्सीजन के ही ऊपर थे, तो इसी के होंगे। 3, 4 and 5. 5 oxygen. Normally, how many electrons are there in the valence shell of oxygen? 6. But here we are having 5. So you can write the charge like this. You can write the small bracket and you can write over this. Otherwise, you can place the charge on the oxygen also. That is also fine. कोई problem नहीं है. पर आपको तो problem इसलिए भी नहीं है because you have to dark the bubble only. आपको तो लिखा हुआ आएगा. ठीक है, बस पहचान लो अच्छे से। तो बेटा अभी देखो किस टाइप की है इसकी, आपको लग रही है ज्योमेट्री, तो अभी भी टेट्राहेड्रल होगी, बट वन वर्ड यू विल ऐड, क्या ऐड करोगे, करेंगे। बॉन्ड एंगल कितना ऐड करेंगे, बिल्कुल सही, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 ऐड करेंगे। शेप भी ऐड करोगे इस टाइम पे, क्या ऐड करोगे, पिरामिडल ऐड करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। तो आई थिंक ये 2 मॉलिक्यूल आयंस तो क्लियर हैं आपको, मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पे। ऐसे क्वेश्चन आपको वो पूछ सकता है रिगार्डिंग द ज्योमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड है ClO4 नेगेटिव। देख के डरना नहीं है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट सही होना चाहिए, चार्ज कैलकुलेशन आपके पास सही आ रही है तो बस कुछ भी नहीं है, इन तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। ClO4 नेगेटिव, सेंट्रल एटम बच्चा सभी को पता है Cl, यस पता है। अब अगर आपके पास ऐसे ऑक्साइड की स्ट्रक्चर्स आपको बनानी है, तो एक पॉइंट याद रखना, मैं धीरे धीरे बोल रही हूं, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपको सिंगल बॉन्ड के साथ लगाने हैं। एक नेगेटिव चार्ज था तो एक ऑक्सीजन के साथ आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है। मुझे कैसे पता, ऑक्सीजन एक्चुअली में 6 वैलेंस, बिल्कुल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, तो अगर ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर अप नहीं हो सकते हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड ही है जो 7th इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, बाकी 3 उसके ऊपर पेयर आ जाएंगे। बाकी के जो ऑक्सीजन बचते हैं वो तो हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब आप इसमें सिग्मा काउंट करो। देखो कैसे हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, एक सिग्मा ये है, डबल बॉन्ड जब होता है तो आपको पता है एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, यहाँ तो यहाँ पे कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गए, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, sp3। देखो बेटा 3 सिग्मा होता है तो sp2 आता है, 2 सिग्मा होता है तो sp आता है, ऐसे ही अगर 5, 6, 7 हो जाएगा तो d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता जाएगा। अब इसके पाई बॉन्ड के होने से हाइब्रिडाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पहले अकेला सिग्मा था दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सिग्मा यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। बाकी कौन सी टाइप आएगी, ये टेट्राहेड्रल आएगी यानी कि मीथेन टाइप। इज दैट क्लियर, द थर्ड वन? यस मैम, Yes, ma'am. ओके जी, Yes, ma'am. ओके थैंक यू। द फोर्थ वन इज ClO3 and 1 नेगेटिव। अब ClO3 1 नेगेटिव को भी देख लो, अभी भी एक, हाँ जी ठीक है, जिसने भी आंसर दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, बच्चा जी बाकी ऑक्सीजन के साथ लगा दो डबल बॉन्ड, बाकी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो व्हाट वी पीपल कैन डू, वी कैन मेक अ इलेक्ट्रॉन काउंट ऑन क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए। अब इसके पास तो 2 बचते हैं, तो 2 जो बचेंगे वो आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। अब देखो आपके पास कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, एक लोन पेयर को आप ऊपर भी लगा सकते थे, इसको नीचे भी लगा सकते थे, किसी को भी किसी जगह लगा लो, तो अभी भी आपके पास जो ज्योमेट्री है वो अमोनिया टाइप बन जाएगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, यानी कि ये पिरामिडल आएगा, बिल्कुल सही, अमोनिया टाइप। तो अभी हमारा रह गया 5th and 6th, तो कैन आई रिमूव, कैन आई इरेज दीज टू बेटा? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now the fifth one is, fifth one, अच्छा fourth भी मेरे से रब हो गया, इट्स ओके, सल्फेट आयन है। तो फिफ्थ वाले में भी एक नेगेटिव है, बाकी फिर लॉन पेयर पे जाएंगे। देखो Cl is here, 1 negative charge is here, तो you can make 1 negative charge, then 1 oxygen here, तो 1 2 3 हो गया, तो 4 5 and 6 7।
बेटा इसमें 2 lone pairs are there and the 2 bond pairs are there, so this is a water like structure. And here the you will again see this is a distorted टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है और ये वाटर टाइप है, तो इसको आप बेंट भी लिख सकते हो, एंगुलर भी लिख सकते हो, वी शेप्ड भी लिख सकते हो। लास्ट आपको दिया था यहाँ पे क्वेश्चन सल्फेट के बारे में, ठीक है? हाँ जी, SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव के केस में क्या है, सल्फर और 2 ऑक्सीजन एटम के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना दो, बाकी 2 के साथ डबल बॉन्ड बना दो, तो आपके पास ये क्या निकल के आएगा। इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हाइपरवेलेंट है। लिमिटेशंस वगैरह तो कर ली थी ना हमने लास्ट क्लास में, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट्यूड, हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ऑड। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ठीक है जी। शेप इसमें कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लॉन पेयर नहीं है। तो आई थिंक ऑल द 6 एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू। Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेकंड टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अभी भी हम स्टेरिक नंबर के पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हैं। स्टेरिक नंबर हियर इज 3, ठीक है, एंड द टाइप आई एम टेकिंग फर्स्ट इज AB3 टाइप। AB3 टाइप में क्या आ सकता है, BF3 आ सकता है आपका, BH3 आ सकता है आपका, AlCl3 आ सकता है आपका। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। वो कैसे करना है, रटना नहीं है इसको, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो एंड इट इज डन। बोरॉन, बोरॉन क्या है बेटा, 2s2 and 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो these are the 2s electrons and one is the 2p1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने अभी पिछली एग्जांपल में भी समझाया है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोट हो जाएगा, तो this is a 2s and these two are the 2p, ठीक है। ओके जी, तो फिर क्या होगा, S और P में होगा पहले हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद ये कुछ ऐसे बन के आएंगे जैसे पहले बने थे, पर अब की बार 3 बन के आएंगे। तो सबसे पहले तो ये 3 आपस में स्पेस में ओरिएंट होंगे। देखो कैसे ओरिएंट हो रहे हैं, 3 ऑर्बिटल, ताकि वो रिपल्शन फेस ना करें, कुछ ऐसे स्पेस में ओरिएंट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, तो 1 पॉजिटिव इज हियर एंड द 1 नेगेटिव इज हियर। तो हेयर वी आर हैविंग द 1 हाइड्रोजन एटम या फ्लोरीन, जो भी आपने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन ले लेना, वो भी मोनोवेलेंट है। अगर आपने फ्लोरीन लिया तो फ्लोरीन ले लेना, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल्स बनाएंगे, फ्लोरीन के केस में pz से ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन कौन डाल देता है, हाइड्रोजन या फ्लोरीन, जो भी मोनोवेलेंट एटम है। तो बेटा ये नेट कौन सी आपकी ज्योमेट्री यहाँ पे आ रही है अल्टीमेटली, Trigonal planar. यस दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, H, H and H। तो इन द केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर को TP से लिखेंगे, बॉन्ड एंगल इज अ 120 डिग्री ओवर हियर एंड हियर द ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। और ये प्लेनर ज्योमेट्री है, मीथेन वाली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी 3D ज्योमेट्री, उसमें 2 बॉन्ड होते हैं प्लेन के ऊपर, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, ओके। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस इज एल्कीन्स। एल्केन्स के केस में हर जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3। हियर वी आर हैविंग द एल्कीन्स, नॉट एल्केन्स। एल्कीन्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये तो एल्केन्स sp2, ठीक है। वहां पे पाई बॉन्ड भी आएगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ क्योंकि अब आपको थोड़ा फ्लो में आ गए हो, तो हम सीधी ही एक्साइटेड स्टेट ही सिंपल लिखेंगे स्टार्टिंग में ही। तो कार्बन 1 एक्साइटेड से, आप पहले ना इसका जनरल फार्मूला से स्ट्रक्चर बना लिया करो। CN2H इज अ जनरल फार्मूला, तो C2H4 हो जाएगा बेटा। या आप सिंपल बनाओ, डबल बॉन्ड लगाना है तो बाकी जितना भी आपके पास वैलेंसी कार्बन की बची है उतने हाइड्रोजन लगा दो। तो आप काउंट तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे एक कार्बन पे देखो तो 3 सिग्मा है तो sp2 हो जाएगा, यहाँ पे भी sp2 है। तो कार्बन 1 एक्साइटेड स्टेट में यू आर गोइंग टू गिव द 1 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। 1 will come after the hybridization. Similarly, excited state for the C2 is the 1 electron here. This is a 2s and this is 2p. This is a 2s and this is 2p.
नाउ व्हाट वुड हैपन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये आएगा पहले ऐसे, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये पहले ऐसे ओवरलैप होगा, sp2 हाइब्रिडेशन। अब जैसे जैसे आपने किया है वैसे बना लो बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये कार्बन एंड कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। टू ईच कार्बन एटम वी आर हैविंग द 1 1 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन एटम पे 2 2 हाइड्रोजन ऑपोजिट स्पिन, एक एक बॉन्ड। ये बता बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p orbitals which are on the same plane on both the carbon atom, they are involved in this type of overlap, that is a sidewise overlap। ऐसे वाला बॉन्ड सिग्मा बन रहा था हेडवाइज, ये साइडवाइज ओवरलैप करेगा तो पाई बनेगा। तो अब देखें एक कार्बन के कितने आ गए, 3 आ गए ना। तो देखो दिस इज अ 1 कार्बन एटम विच इज हैविंग द 3 ऑर्बिटल, जैसे हमने BF3 के केस में बनाए थे, बस मैंने इसको लिख दूसरी ओरिएंटेशन में लिया है। तो बेटा ये 1 कार्बन एटम है, ऐसे ही सेकंड कार्बन एटम आएगा, सेकंड कार्बन एटम के ये आ गए ऑर्बिटल। ये सिर्फ आपको ना ऑर्बिटल ओवरलैप समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो ये कार्बन कार्बन का बन गया, इसको रेड कलर से बना लेते हैं, तो यहाँ पे बन गया कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 2 लग जाएंगे हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन ओवर टू दिस साइड, ठीक है। और एक एक p ऑर्बिटल इनके ऊपर अनहाइब्रिडाइज है, अभी आपको दूर दूर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज इन द एक्चुअल प्रैक्टिस दीज आर द ऑर्बिटल्स व्हिच एक्चुअली ओवरलैप। तो दिस इज अ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द एल्कीन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस। Yes, ma'am. It's clear. Okay. Okay. Now the type 2 in this case, the type 2 here is the AB2L. AB2L and the example of this is SnCl2। अब Sn क्या है? टिन है, स्टेनस है। यस, किस ग्रुप को बिलोंग करता है? कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन वाले एल्युमिनियम, टिन एंड लेड, ठीक है ना। यहाँ पे बिलोंग करता है कार्बन ग्रुप को। अब कार्बन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 this is 3, this is 4, this is 5, तो that means this is 5s2 5p2। अदरवाइज हमारे लिए इतना भी इनफ है कि s2p2 था, तो बिना बॉक्स बनाए भी आप बना सकते हो कि दिस इज अ Sn, 2 मोनोवैलेंट एटम है तो p वाले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने तो क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, बाकी ये जो 5s के 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे रह जाएंगे लॉन पेयर। अब देखो ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हो अगर आपको इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पता है और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। दिस इज SnCl2। अब यहाँ पे क्या होगा? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो बेटा ड्यू टू द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो दैट मींस एंगल एक्चुअली लेस देन 120 डिग्री आ जाएगा। और अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? डिस्टॉर्टेड लग जाएगा। तो distorted trigonal planar it would be and the bond angle is less than 120 degree। and if you have to suggest the shape, तो शेप के केस में तो हमें लॉन पेयर देखना ही नहीं है, तो लॉन पेयर ना देखें तो इसकी भी क्या शेप बन रही है? वी शेप, या बेंट बन रही है या एंगुलर बन रही है, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हो। तो इन द केस ऑफ द स्टेरिक नंबर 3 we are having the 2 types, one is a AB3 and then is a AB2L। I think it is clear, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, Is ma'am. it It's so? clear. चले भाई आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड वन इज बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्वेश्चन जो है ना वो स्टेरिक नंबर 5 से आएगा, जो कि काफी क्वेश्चंस हैं उसमें सॉल्व करने वाले, मतलब काफी एग्जांपल्स भी काफी हैं और उसमें रीजनिंग भी काफी बनता है। तो स्टेरिक नंबर पहले sp हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर हो गया आपका 2, ठीक है ना। मतलब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 2 होना चाहिए और इसमें लॉन पेयर वाली कोई केस भी नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है। तो sp क्या हो गया आपका? लीनियर। तो लीनियर के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता है कि जो एल्काइंस हैं, पिक्चर भी आपको इसकी पता ही होगी, वैसे ही बनेगी जैसे एल्कीन्स की बनी है, बस एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल होगी, ठीक है बेटा। तो एक सिग्मा होगा, इसमें 2 पाई होंगे, यानी कि S और P को मिक्स करोगे 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यू आर नॉट लाइक टू गिव द सब्जेक्टिव एग्जाम। दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन इन ऑल द एल्काइंस एंड देन इज द कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, जैसे BeCl2 हो गया। तो बेरिलियम क्या है बेटा? बेरिलियम इज अ 2s2 and 2p2,
ओके, तो इफ इट इज हैविंग द 2s2 एंड 2p2, तो ये दो वाले दो जो अच्छा p तो नहीं आएगा इसमें, 1s2 एंड 2s2 आएगा ना। ठीक है जी। ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डाल देगा। ZnCl2 हो, BeCl2 हो, तो AB2 टाइप की एग्जांपल है, तो ये लीनियर होगा और sp हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो चलो अभी हम करते हैं इसका नीट बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब बच्चे पहले अपनी कॉपी पे लिखेंगे, देन दे विल गिव आंसर टू मी। आई एम राइटिंग हियर द सम ऑफ द स्पीशीज like this. Some of the bonds are this, this. मैंने यहाँ पे कुछ मार्क लगाने हैं, जैसे एक इस कार्बन पे मार्क लगा दिया, यहाँ मार्क लगा दिया, यहाँ मार्क लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। चलो आप सभी का लिख दो मार्क, छोड़ो। यू हैव टू गिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द कार्बन इन्वॉल्व्ड, ज्यादा प्रैक्टिस बनेगा। गिविंग यू द 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर सकते हो। सिग्मा पाई काउंट करके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। Done, ma'am. Okay, done. Okay, who is going to tell the hybridization of the first carbon atom? Yes. मैम फर्स्ट कार्बन की जो होगी मैम वो होगी sp2. Absolutely correct. And to the next carbon atom? sp. Very good. Next one? sp. SP. मैम एक इसकी तो बैलेंस की आपने एक्चुअली में चेक 1 किया। 2 3 पे एक हाइड्रोजन भी होगा ना इसमें, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो sp2 हो जाएगी ना इस केस में। sp3. SP3. वेरी गुड। SP3. sp2. SP2. इसमें sp2. SP3. अच्छा यहाँ पे देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक हाइड्रोजन है, ये है, ये है, तो इन तीनों की क्या होगी साइक्लोएल्केन में? साइक्लोएल्केन्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 ही तो होगी। sp3 होगी। यस यस Yes, ma'am. हाँ जी, क्योंकि Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, yes, ma'am. करेक्ट करेक्ट। ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर योर हाइब्रिडाइजेशंस इन द केस ऑफ दिस वन एल्केन्स, तो वो वही होगी। चलो थोड़ा सा और आपका प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है। यू हैव टू टेल द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थोड़ा सा अगर आप हल्का सा भी रिसर्च करोगे ना जो हमने पढ़ा, तो आपका क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोई बोलेगा नहीं, मैं पोल जनरेट करूंगी तब बताना, अभी कुछ नहीं करना आपको। sp2 sp sp3 एंड अभी आप रुकोगे, एंड देन इज द नन। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, दैट इज दिस वन। ठीक है, अभी आप मुझे दीजिए 1 मिनट। Yes, now you can answer.
ओके, तो वैसे तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था. सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट पार्टिसिपेटेड. बेटा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो. इथिलीन, कर लीजिए. एनीबडी हु नोज, मुझे हैंड रेस करके बताओ. पहले हैंड रेस करो, हैंड रेस करो. आई वांट सी द चैट बॉक्स. यस साहित्य, तुम बताओ बच्चा. MC2H4. वेरी गुड. आप लोगों ने यहाँ पे गलत चेक कर लिया था. इथिलीन, व्हेन आई एम सेइंग दिस इज C2H4. अब आपको क्वेश्चन आता था sp2. SP2. यस, अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल नीट बेस्ड है. चेक करना है आपको, जो आता है उसके बेस पे चेक करो, पक्का आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने किया था ना, दैट इज yes, now give the answer. अभी भी आप लोग उसको, you have to be very much sure बेटा. सभी को आंसर में पार्टिसिपेट करना है. रॉन्ग एंड राइट डजंट मैटर, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. दैट मैटर्स टू मी बेटा. You have to participate in the discussion. Okay. Payal, what do you think? Payal, do you know the answer of this question? No, ma'am. Okay, whosoever has raised the hand, I am asking to them only. Prashant, yes, beta. Yes, ma'am. What is the answer to this question? What do you think? Ma'am, BSP. कैसे? क्योंकि प्रशांत ने सिर्फ ये देख लिया कि जर्मेनियम के सराउंडिंग में 2 Cl हैं, जहां भी 2 Cl होगा तो चलेगा. ऐसे नहीं आंसर दे सकते हो आप. पहले देखो जर्मेनियम किस ग्रुप को बिलोंग करता है. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो टिन वाला यानी कि कार्बन वाले ग्रुप को बिलोंग करता था. तो जर्मेनियम था 234, 4s2 4p2. तो 4s2 4p2 था, तो 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए क्लोरीन के साथ. 1 lone pair. एक रह गया लॉन पेयर. तो इसका करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन. SP2. आपको हमेशा ऐसे नहीं देख लेना. मैंने आपको बोला ना कि पहले पोजीशन चेक करो उसकी पीरियोडिक टेबल में, तब आपको आंसर देना है. sp3 सही नहीं है महेश. ठीक है बेटा, तो जैसे इट्स ओके, इट्स ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस. आ जाएगा. अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरह से एग्जामिनर, आप इसको एग्जाम ही समझो और सभी को पार्टिसिपेट करना है बेटा डिस्कशन में. देन यू विल बी एबल टू डू दिस. Now the third, the hybridization that I am going to start now is a very, very important. That is the sp3d hybridization. इसके बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे. sp3d hybridization में स्टेरिक नंबर है 5. मतलब जो भी होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम हमेशा 5 ही रहेगा. अभी मैं इसकी पढ़ा रही हूँ आपको टाइप 1 बेटा. टाइप 1 इन दिस केस इज योर PF5 मॉलिक्यूल, जिसको आप फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड भी बोलते हो. ओके, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉस्फोरस फर्स्ट. So this is a central atom which is a phosphorus. Electronic configuration of the phosphorus is 3s2 and 3p3. Okay, this is the electronic configuration. This is a 3s2 and this is a 3p3.
बेटा क्या एडवांटेज है फॉस्फोरस के पास? फॉस्फोरस के पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो दिस इज अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। नहीं तो नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना पाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना पाता है, 3 बॉन्ड फॉस्फोरस बनाते हैं। कितने बना रहा है? 5 बना रहा है। क्यों 5 बना रहा है फॉस्फोरस 5 बॉन्ड? क्योंकि पहली बात तो फॉस्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, दूसरी बात जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज बन लगी हुई है फॉस्फोरस के साथ, वो इलेक्ट्रॉन खींच के फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगी, जिससे फॉस्फोरस पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और उसके गैप को कम कर देगा 3s 3p और 3d के। जब गैप कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना आसान होगा। तो पहले तो एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, सेकेंडली गैप कम होना चाहिए, और गैप कम कौन करता है? वो करती है सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जरा सोच समझ के आंसर देना। जैसे PF5 बनता है, क्या PH5 बन पाएगा? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, वेरी Yes, गुड, ma'am. शाबाश, वेरी गुड। PH5 नहीं बनेगा क्योंकि वो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि फास्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पर कौन सी कंडीशन बच्चा सेटिस्फाई नहीं कर रहा? वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं है तो वो जो ऑर्बिटल में गैप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गैप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन नहीं हो पाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रमोट हो जाएगा। तो में एक चला जाएगा। हाँ जी बच्चा, तो दिस इज अ 3s एंड दिस इज अ 3p। ठीक है, एंड दिस वन इज अ 3d। ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन? अब आपके पास ये होंगे मिक्स। स्टेप पहला क्या था भाई? हाइब्रिडाइजेशन बच्चा। सेकेंड स्टेप क्या था? ओरिएंटेशन। थर्ड Orientation. स्टेप क्या था? फिर बॉन्ड बनाना है। तो पहले सेम एनर्जी के बना दो सबको, sp3d मिक्स हो जाएगा बच्चा। उसके बाद ये नहीं फॉर्म होता, ठीक है, लिख मत लेना कॉपी पे। अब यहाँ पे इनके साथ एक एक फ्लोरीन या एक एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो PF5 बन जाएगा। तो बॉक्स डायग्राम तो कोई हमसे पूछेगा भी नहीं, है ना? वो तो हमें एक सपोर्ट में चाहिए क्योंकि हमने मॉलिक्यूल को बनाना है, शेप कैसे आएगी इसकी, स्ट्रक्चर कैसे आएगी। फॉस्फोरस के साथ, हाँ जी बिल्कुल, 3 तो आएंगे ऐसे। अब आपने अभी देखा होगा कि इतना पोर्शन अगर मैं बनाऊं तो sp2 में इसको नाम दिया था ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। पिरामिड, बाई पिरामिड। हाँ जी Bipyramidal. बिल्कुल ठीक है, तो इसका नाम बना TBP। Trigonal Trigonal. bipyramidal. बिल्कुल सही, दिस इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये बन गया। अब इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल है, देखो, जो तो इन द प्लेन है ये वाले, तो इसमें 3 है, 3FPF बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री, तो इनका नाम है इक्विटोरियल। ठीक है, 2 इसमें है FPF 90 डिग्री जिसको बोलते हो एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, अब ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। Non-equivalent hybridization. हाँ जी, तो एक तो ये समझ में आ रहा है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम करते हैं। तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ स्लाइड। बॉन्ड एंगल 90 3 और 2 हो गए 90, सॉरी 3 120 हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ये चलो बना ली है हमने यहाँ पे, फिर से इस ज्योमेट्री को, ऐसे बन गई हमारी ज्योमेट्री। ठीक है जी। अब बेटा इसमें जो PF एक्सियल है, एक्सियल मतलब ये वाले बॉन्ड एंगल जो ऊपर नीचे है ना 90 डिग्री पे, वो लंबे हैं, ग्रेटर देन है। ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ की। PF की बॉन्ड लेंथ एक्सियल की ज्यादा होती है PF इक्वेटोरियल से। यस, हु इज गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कि मैम जो इसमें रिपल्सन ज्यादा है और इस उसमें में हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये जो 90 डिग्री के 2 ऊपर और नीचे हैं, उनमें क्या हो रहा है ना, वो 90 से बाकी जो 3 प्लेन पे हैं उनसे 90 पे हैं, तो उनको 3 से रिपल्शन फेस हो रहा है। और हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा था कि 100 से ज्यादा बॉन्ड एंगल पे जो रिपल्शन होगा वो इग्नोर हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है।
अब जो 3 बॉन्ड एंगल है वो आपस में रिपल्शन फेस कर रहे हैं 120 120 पे, तो 120 वाला तो काउंट ही नहीं होगा। तो अब उनको 2 से रिपल्शन है ऊपर नीचे से। तो यानी कि इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन इज मोर एट द एक्सियल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सेकंड क्वेश्चन इसका ये पूछा जा सकता है कि भाई आप लोग लिख दो ऑर्बिटल्स कौन कौन से पार्टिसिपेट किए। ये कलर लाइट हो रहा है, थोड़ा ब्लैक से ही लिखेंगे। कौन कौन से हैं? हाइब्रिडाइजेशन चेक करो बच्चा, sp3d। इसको आप ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से समझो, स्ट्रक्चर बना के समझो, और आसान है। जब आपने ये ट्राइंगल बनाया था तो इसमें यूज हुआ था sp2, आपको याद है? तो वो कौन कौन सा था? एक s था, एक px था और एक py था, सब इन द प्लेन वाले हैं। अब बचा आपका इतना वाला पोर्शन। अब इसमें बचा एक p और एक d। तो p तो आप जज कर लोगे कि pd आएगा, pz आएगा। अब d कौन सा है? d है z स्क्वायर। मुझे कैसे पता कि z स्क्वायर कैसा होता है? देखो z स्क्वायर ऐसा ही तो होता, लंबी लंबी लॉब और बीच में ऐसे रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पेपर में ये लिख के आना है, सही सही ऑप्शन टिक लगा के आना है कि S होता है, 3 के 3 P होते हैं। D पूछेगा क्योंकि P और S तो सारे ही हैं, खैर तो D में यूज होता है यहाँ पे DZ इसके। तो इज दैट क्लियर अबाउट दिस? हाँ चलो फिर आगे इसको और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार मार रही हूँ डबल, इसको ध्यान से रखना। चलो मैं आपको इसमें 2 चीजें लिख रही हूँ, PF3Cl2, PF2Cl3। आपको क्या करना है? इन दोनों को लगाना है कि फ्लोरीन कहाँ पे लगेगा, क्लोरीन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, पोल जनरेट करेंगे हम। चलो बिना ऐसे ही करो, तो आप मुझे थियोरी में ही करके बताना, अपनी कॉपी पे करो इसको और मुझे फटाफट से बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है, जल्दी जल्दी। कि फ्लोरीन कहाँ आएगा, क्लोरीन कहाँ आएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। डन मैम। ओके जी, यस बताइए बेटा। मैम जो फर्स्ट वाला केस है इसमें मैम जो इक्विटोरियल पोजीशन पे वहाँ पे एफ 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 आएगा और जो एक्सियल पोजीशंस पे वहाँ पे सी एल आएगा। और अच्छा सेकंड में भी बताओ। सेकंड में एक्सियल में एफ एफ आएगा और जो इक्विटोरियल में वहाँ पे सी एल आएगा। बेटा जो भी आप स्टूडेंट हो, आपने पता ये क्वेश्चन कैसे किया है? आपने क्वेश्चन ये किया है कि मैडम यहाँ पे 3 फ्लोरीन थे और यहाँ पे 3 पोजीशन ऐसी हैं जहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा और 2 ऊपर नीचे वाली पे क्लोरीन आ जाएगा। फिर आपको लगा कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो क्लोरीन आपने पहुंचा दिया फ्लोरीन। बट एक्चुअली में ना इसका एक बेस होता है। इसका बेस क्या है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। लेट अस सपोज कि ये है ए और ये है बी। ये 2 किड्स हैं, 2 बच्चे हैं और ये है सी इनका पेरेंट। ठीक है, ए जो है वो बच्चा नॉटी है बहुत, और जो आपका बी है बहुत बच्चा भाई होशियार है, आप लोगों की तरह है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो अब ये बच्चे पार्क में जा रहे हैं अपने पेरेंट के साथ। तो आप मुझे बताओगे कि जो पेरेंट है वो किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा, ए की तरफ या बी की तरफ? ए की तरफ। इतना हमें समझ में आता है कि जो नोटी है, जिसको ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, उसको देना है। बस इसी चीज को यहाँ पे लेके चलो। ये है पेरेंट पी, ये है उसके 2 स्टूडेंट्स, 2 किड्स, एक एफ और एक सीएल। एफ तो है अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना? एफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मिलता है मोर होल्ड। अब मोर होल्ड को मैडम हम कैसे जानेंगे? मोर होल्ड का मतलब होता है उसे मिलता है एस करेक्टर। अगर एस करेक्टर समझ में आ रहा है
तो इतनी डेफिनेशन शायद आपको आती होगी कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एंगल के। बॉन्ड एंगल। बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक में मैं आपको बहुत भर भर के सिखाऊंगी, ऐसी चीजें बहुत भर जाएगी कॉपी ऐसी रिलेशन लिख के। बच्चा जी, बॉन्ड एंगल ज्यादा होने का मतलब है वहां पे एस करेक्टर ज्यादा है। एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, न्यूक्लियस उसे ज्यादा केयर दे रहा है, न्यूक्लियस उसे ज्यादा पकड़ के रख रहा है। अब पहले तो पेरेंट को बिठाओ, पेरेंट को बिठा लिया। पेरेंट को बिठाने के बाद अब तुम क्या करोगे, एक्सियल इक्वेटोरियल से याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट से याद करना है। अब पेरेंट का ज्यादा होल्ड कहाँ पे है, जहां ज्यादा बॉन्ड एंगल है, तो जहां पे है ज्यादा बॉन्ड एंगल। जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया बेटा, समझ में आ रहा? यस मैम, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, 120 था ना बॉन्ड एंगल, तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना क्या होगा, होल्ड होगा। किसका होल्ड होल्ड होगा, है। पेरेंट का, अच्छा। यानी कि सेंट्रल एटम का। तो वहां पे तो वीक बैठाओ, तो वीक कितने थे, Cl। अब एक पोजीशन जब बच गई है तो वहां पे तो फिर आप फ्लोरीन को बिठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेरेंट्स इसको भी ज्यादा होल्ड दे रहा है, पेरेंट्स के बाद ज्यादा ध्यान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पेपर में ऐसे नहीं करके आ जाना 3 थे तो 3 की जगह पे रख दें और 2 है तो 2 की जगह में। पहले मुझे बताओ अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आई है कि नहीं आई है। यस मैम, समझ में आ रहा है। Yes. हाँ, तो अगर बेटा जी आपको समझ में आया ना, तो दूसरी जगह बैठाएंगे हम। ये है जी पेरेंट। अब पेरेंट के जो 2 बच्चे हैं यहाँ पे बैठेंगे जिनको ज्यादा होल्ड देना है। तो ज्यादा होल्ड किसको देना है, Cl को, और कम होल्ड किसको देना है, इसको। तो ये बाय चांस आपकी स्ट्रक्चर सही है, इस हिसाब से भी सही बैठती है। पर कुछ भी होता, मिक्सिंग मैचिंग कुछ भी हो जाए, बस हमेशा ये रिलेशनशिप याद रखो कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा एस करेक्टर, और एस करेक्टर जहां पे ज्यादा है वहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को बिठाओ, वीक को बिठाओ। वीक को बिठाओगे तो उसको ज्यादा होल्ड मिलेगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड मैम। ओके जी बेटा, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे, क्वेश्चन का आंसर दोगे, पूछोगे, तभी टीचर को भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। हम आपको और अच्छी चीजें, नई नई बातें बताएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, तो प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास। सेकेंड एग्जाम्पल इज बेटा जी AB4L। अब AB4L से क्या हम समझे हम, हाँ जी, स्टेरिक नंबर अभी भी 5 है, बट इस बार 4 है बॉन्ड पेयर और 1 है लॉन पेयर। बात समझ में आ रही है? अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मीनिंग है कि 4 स्पीशीज इसके साथ अटैच है। एक तो लॉन पेयर है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितनी स्पीशीज नंबर अटैच ऑफ लिविंग स्पीशीज। है। हाँ जी, हाँ जी। और स्टेरिक नंबर का मतलब होता है बेटा जी कि कितने पेयर है। ठीक है, अब आ जाओ इसकी एग्जांपल पे। SF4 है, इसकी एग्जांपल सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो पहले तो सेंट्रल एटम लेंगे सल्फर। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s2 3p4 हो गया है ना, 16 हो गया टोटल इसका एटॉमिक नंबर। तो पहले तो इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर देखेंगे कि हमें कितने एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज अ 3s, दिस इज अ 3p, ओके, एंड द लास्ट वन इज द 3d। ठीक है बेटा जी, 1 2 Yes. 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ भाई बन गया है, वेरी गुड। अब बेटा 4 चाहिए मोनोवेलेंट। अब हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोनोवेलेंट हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का प्रमोट करा दो, बहुत है। एक्साइटेड स्टेट, देखो एक सिंपल सी बात को समझो, लॉजिक समझो। जब कोई बॉन्ड बनता है, जब पेयरिंग होती है, जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एक्साइटेशन करवानी होती है तो एनर्जी देनी पड़ती है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट समझो ना इसको। अगर किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है जितनी एनर्जी एक्साइटेशन के लिए चाहिए, तो इसका मतलब है एक्साइटेशन होगा। मतलब ये आप देखो ना, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए प्रॉफिट से, फिर तो वो अच्छा बिजनेस नहीं कहलाएगा, है ना। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, तो वो अच्छा बिजनेस है। तो अगर SF4 के फॉर्मेशन से उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जितनी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए चाहिए, तो SF बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ऐसा हुआ, ये बना, तभी हम इसको हाइब्रिडेशन से पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। लो बेटा जी, ये बन गया तुम्हारा 3p, यहाँ आ गया बच्चा तुम्हारा 3d। हाँ जी ठीक है।
अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो मैडम हमने कर दिया, पर एक प्रॉब्लम आ गया कि एक एज इट इज आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन तो हमारे पास है, पर दिस टाइम दिस इज अ लॉन पेयर, है ना। इसने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। तो अब इसको कैसे कहाँ पे रखा जाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी तो हमने पेरेंट वाले एग्जांपल से सीख लिया, फिर सीख लेंगे। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। जब तक 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तब तक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर को लगा दो सेंटर पे। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि मैडम हमें फ्लोरीन को तो रखना है और एक लॉन पेयर को रखना है। मैंने अभी क्या बोला था कि लॉन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो एक न्यूक्लियस के होल्ड पे है, जो थोड़ा फैला हुआ है, इधर उधर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, थोड़े मोबाइल है इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर ये ज्यादा फैले हुए हैं तो उन्हें हमेशा रखना है जहां ज्यादा बॉन्ड एंगल हो। तो यहाँ पे मैं एक स्टार पॉइंट लिख रही हूँ, भूलना नहीं। लॉन पेयर हैज टू बी प्लेस्ड एट हाई बॉन्ड एंगल, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ज्यादा बॉन्ड एंगल, इसको रट्टा नहीं मारना कि एक्सियल पे रखना है इक्वेटोरियल पे रखना है, कॉन्सेप्ट से चलो। क्या कॉन्सेप्ट से चलो कि जहां पे ज्यादा बॉन्ड एंगल है। तो बच्चा जी ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पे आया, बोलेंगे, बताएंगे मुझे। इक्वेटोरियल। हाँ जी, तो इक्वेटोरियल पे। एक्सियल इक्वेटोरियल वाला रट्टा किसी में भी नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि टीबीपी से जब पीबीपी पे जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वहां पे एक्सियल इक्वेटोरियल की एंगल वहां पे 90 एक्सियल पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे 120 ज्यादा है। तो यहाँ पे रखा हमने SF का एक लॉन पेयर, SF4 वाला। बाकी के रख दिए बेटा जी हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर। इज दैट करेक्ट और नॉट बेटा? ठीक है, अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आया मैडम? लॉन पेयर आ गया, तो ये आ गया जी रिपल्शन। तो रिपल्शन आया तो बच्चा जी ये जो आपको 90 दिख रहा है तो 90 नहीं रह रहा, ये जो आपको 120 दिख रहा है तो मैम ये भी 120 नहीं रहा। अब ये बन गया आपका डिस्टॉर्टेड वाला केस। अब ये बन गया डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो मैडम इसकी कुछ शेप भी देंगे, बिल्कुल जी शेप भी देंगे। शेप क्या देंगे, इसको ऐसे समझो। अब ये मेरे पास एक फोन है ना बेटा, इसमें एक ऐसे रोड लगी हुई है और दो ऐसे, ये रोड को तो ये समझो, और दो ऐसे सीट्स लगी हुई है। पार्क में देखे होंगे बच्चों के ऐसे छोटे झूले होते हैं ना, है ना। यस मैम। तो यहाँ बिठाते हो, एक बच्चे को यहाँ बिठाते हो, तो ये बच्चा जी बन गया है आपका मैम सीसो। सीसो शेप। हाँ जी बिल्कुल, तो ये बन गया है सीसो। सीसो इसकी क्या है, शेप। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग अबाउट द लॉन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, तो इसका मतलब है 120 से भी लेस हो गया होगा और 90 डिग्री से भी लेस हो गया होगा। अब पेपर में वो ये भी पूछ सकता है कि सीसो किसकी होगी, या पेपर में ये भी पूछ सकता है बॉन्ड एंगल कितना होगा, या लॉन पेयर कहाँ पे होगा, या जैसे मिक्सिंग मैचिंग वाले क्वेश्चन कराए हैं। एक बात मैं और बोलूंगी आपको, लास्ट ध्यान में रखनी है आपको, कि जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल बनाना है ना, तो मॉलिक्यूल बनाते हुए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर ये जरूर आने चाहिए, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम के। अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो इज दैट क्लियर कि इसका कैसे सीसा फॉर्मेशन होता है, इसमें कैसे बॉन्ड एंगल और उसको आप डिक्रीज कर रहे हो 120 से एंड 90 डिग्री से। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, तो अभी इसको कंप्लीट नहीं हुआ है ये टॉपिक। अभी इसका जो स्टेरिक नंबर 5 है, स्टेरिक नंबर 5 की कुछ टाइप्स और पढ़ेंगे, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस और देखेंगे इसके। विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। एंड वन सपोर्ट आई वांट फ्रॉम योर पीपल, अगर हम टीचर्स बैठे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, देन यू शुड नॉट लीव द मीटिंग। इसको बिल्कुल आप एक ऑफलाइन क्लास ही की तरह समझो, ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा समझो। वी पीपल आर पुटिंग एफर्ट फॉर यू पीपल, तो आप लोगों को ऐसे क्लास लास्ट तक लीव नहीं करनी है बेटा, ठीक है। सारा समझ के जाना है, तभी फायदा होगा। कई बार हो सकता है कि आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया, लास्ट के 1-2 मिनट के चक्कर में यू पीपल आर लूजिंग दैट क्वेश्चन इन द नीड। तो इज इट फाइन फॉर यू, नो? इज दैट क्लियर बेटा? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ाई करोगे और हमेशा पोल में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। कीप ऑन लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you all. Thank you, थैंक यू मैम। thank you बेटा, you can leave.